सेमीफाइनल है 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का। योगी और योगी के चेहरे पर बीजेपी बढ़ रही है आगे, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी साइकिल लेकर ओवरटेक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर मायावती चाह रही है इन जिला पंचायत, आज जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है, उससे मायावती अलग है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकेंगी। एक पूरा मोर्चा बना है जिसमें ओवैसी हैं, ओपी राजभर हैं, वो एक अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। 5 साल 5 सीएम 20 डेप्यूटी सीएम, लेकिन इन सब के बीच किसका पलड़ा भारी ये आज के नतीजों से तय हो सकता है। हम आपको सुनाएंगे किस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है। कुल 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। 75 सीटें थी, 22 निर्विरोध चुन ली गए हैं, जिसमें से 21 बीजेपी के पास, एक इटावा की सीट समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन इन 53 से पलड़ा पता चलेगा चुनावों के पहले किसका भारी होता हुआ दिख रहा है। कितना दम है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 350 सीटें जीतेंगे, इधर बीजेपी भी 300 पार का दावा कर रही है। आइए कुछ सियासी बयानबाजी आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन पहले कुछ सियासी बयान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। हमें विश्वास है हम 60 से अधिक जिला पंचायतों में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आगे ब्लॉक प्रमुख में भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे और जीत भाजपा की पंचायत चुनाव में हुई थी, अब अध्यक्षों के चुनाव में भी होगी। लेकिन भाजपा के खिलाफ सब विरोध में लड़ चुके हैं। अभी 2019 का चुनाव आपने देखा है, सपा बसपा मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़े। 2017 में कांग्रेस और सपा मिलकर के चुनाव लड़े। अब आज वो समर्थन दें या विरोध, इससे हमारी भाजपा की सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़ता है। भाजपा अपने दम पर लोगों के समर्थन से सफलता के पथ पर आगे बढ़ रही है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो है ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपराहित कर लिए गए हैं। 25-25 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए जाएं, ऐसा कभी मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं सुना। सीधे तौर पे गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस वाले जाके धमका रहे हैं मुकदमा लिख देंगे, पैसे का लालच दिया जा रहा है, बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है। हर तरीके से जितनी करप्ट प्रैक्टिस हो सकती है इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखने को मिल रही है। पंचायत के चुनाव पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हुए और आयोग ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हाँ, कुछ दल जो जिला पंचायत सदस्य के रिजल्ट आने के बाद ये फर्जी दावे कर रहे थे कि हमारे इतने सदस्य जीते हैं, हमने इतनी सीटें जीती हैं, और वो दल भी जिनके पास लड़ाने के लिए सदस्य नहीं थे वो भी रिजल्ट आने के बाद ये दावे कर रहे थे। चूँकि सिंबल पर चुनाव नहीं होता, आयोग में अलग से दलों की संख्या नहीं आती, उनकी कलई खुल रही है और जरूर वो छटपटाहट में है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए, अनुराग भदौरिया भी बने हुए हैं। लेकिन भदौरिया साहब, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। और ये देखिए, कोविड के वक्त पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला। आपने चाहे मोदी विरोध किया हो, शक जाहिर किया हो बीजेपी की वैक्सीन, हम आएंगे तो सबको लगाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन, मैं नहीं लगाऊंगा वैक्सीन, ये सब का क्या मतलब है। दूसरी तरफ मैं आपसे उस मोर्चे पर भी जरा सवाल पूछना चाहती हूं जो ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के 10 जिलों का भागीदारी मोर्चा है। क्या आपको लगता है कि जो तथाकथित सेक्युलर वोट होता है वही बटेगा उससे? असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिन कहा है कि योगी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे फिर से। देखिए, मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहले आपने कोविड की बात की, तो ये बताइए कि समाजवादी ने कब कहा था कि यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं ना हो? कब हमने बोला था हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ना हो? कब हमने बोला था कि देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन होता है और वहाँ बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो जाएं, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था ना हो? ये तो समाजवादी कहने से नहीं हुआ था, ये तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। यही सरकार 1 साल पहले अवार्ड ले रही थी, वहाँ पे आप सारे जितनी मैगजीन उसको अवार्ड दे रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अवार्ड दे रही थी कि योगी जी ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया,
इतने ऐतिहासिक काम किया कि लोग यहाँ बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए। इतने ऐतिहासिक काम किया कि पंचायती चुनाव जबरदस्ती करा दिया, गांव-गांव में कोविड फैला के लोगों की मौतें हो गई। तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रह गए? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि पीपल पेड़ के नीचे लोग आशा लगा रहे थे मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगी? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी? क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि एक पत्नी अपने पति को सरेआम मुंह से ऑक्सीजन देने की उसको बचाने की कोशिश कर रही थी? ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में थे कि यहाँ पे शमशान घाट पे लकड़ियां नहीं थी कि वहां पे अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शमशान घाट पे जगह नहीं, लोगों को बहाना पड़ा, नदियों में लाशें तैरती नजर आई और नदी के किनारे जानवर लाशों को नौचते नजर आई। ये भयावह स्थिति कभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? इसके बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती? हर चीज घुमा फिरा के विपक्ष पे डालना चाहती है। सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि समाज के अंदर में किसी को तकलीफ ना हो। इन्होंने किस मोड़, हम इनसे पूछना चाहते हैं, कोविड में आप फेल हुए, महिला सुरक्षा में आप फेल हुए, रोजगार देने में आप फेल हुए, महंगाई को रोकने में आप फेल हुए, शराब माफिया को रोकने में आप फेल हुए, भूमाफिया अलग से पैदा हो गए, करप्शन ये अलग से। तो कौन सा भदौरिया जी जिन्होंने करप्शन नहीं फैलाया? आप बोलते अच्छा है, आप बोलते अच्छा है, लेकिन आपने वैक्सीन की बात घुमा दी। वैक्सीन का या तो आप महत्व नहीं समझते हैं, एक सेकंड सर, अच्छा, या तो आप वैक्सीन का महत्व नहीं समझते हैं, या उसके खिलाफ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, उसके खिलाफ जो अफवाहें फैली, अरे सर प्लीज प्लीज सर प्लीज, उसके खिलाफ जो अफवाहें फैली उसकी गंभीरता आप नहीं समझते हैं। हमारे रिपोर्ट पूरा सुनिए ना, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग गाँवों में गए, ऐसे लोग डरे हुए थे कि वैक्सीन का नाम लेते ही वो माइक से भाग जाते थे कि रिपोर्टर वैक्सीन ना दे दे। इस तरह का डर दिखा। ये वैक्सीन हेजिटेंसी जिसे टर्म दिया गया है, ये इंडिया का सबसे बड़ा इशू बन गया। इसकी गंभीरता को मत मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं इसमें 3 पॉइंट बताता हूँ। एक कि वैक्सीन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं लगाने के लिए, वैक्सीन की कमी है, एक नंबर, जिसे भारतीय जनता पार्टी ये सब बोल के छुपाना चाहती है। दूसरी, यही कह रहे थे ना कि गोबर लगाने से कोरोना भाग जाता है, यही कह रहे थे ना कि ताली थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है। तो क्या ये अफवाह नहीं है? तो क्या है ये? गोमूत्र पिलाने से? ठीक है, आपका जवाब समझ गए। चलिए अब ओवैसी के बयान पर जवाब नहीं, मैं और बता दूं। ठीक, और पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक। अब जरा ओवैसी जी के बयान पे कहिए, क्या आपका सेक्युलर तथाकथित जो सेक्युलर वोट है वो बटेगा? भदौरिया साहब सवाल का जवाब देते इधर-उधर घुमाते टहलाते हैं। अच्छा देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे थे पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है, समाज के अंदर में हर वर्ग, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, कैसे यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिले, कैसे यहाँ पे महंगाई कम हो, किसान का सम्मान कैसे हो, महिलाओं का सम्मान कैसे हो, इस पे समाजवादी पार्टी काम करती है। कौन क्या कहता है, कौन क्या मोर्चा बनाता है, इससे समाजवादी को कोई लेना देना नहीं। समाजवादी को जनता की चिंता है, नेताओं की वक्तव्य की चिंता नहीं होती है कि नेता क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है उसके बारे में समाजवादी सोचती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जब पंचायत के चुनाव में सदस्यों में सबसे ज्यादा पंचायत सदस्य जीते थे, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी दरा धमका के अपने सदस्य को जिला पंचायत अध्यक्ष में त्रिपाठी जी, उन्होंने तमाम जो फेलियर्स हैं, नहीं मार्केटिंग इवेंट करके एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती कि हमने सेमीफाइनल जीत लिया। सेमीफाइनल तो जिला पंचायत सदस्य को जीतने के बाद ही समाजवादी पार्टी ने जीत लिया था, और फाइनल 2022 में जिनको बाईसाइकिल पे बैठा के इन्हीं को घुमाएंगे, चिंता मत कीजिए। साइकिल पर बिठा के आपको घुमाएंगे, त्रिपाठी जी कह रहे हैं। साइकिल पे बिठा के पहले चाचा को घुमा ले, जिन चाचा को साइकिल से उतार दिया, पिताजी को बिठा के घुमा ले, जिनका पद अध्यक्ष का अखिलेश यादव जी ने छीन लिया, उनको पहले परिवार को बिठा के घुमाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो परिवार की पार्टी है, वो परिवार को बिठा कर घुमाए, पहले आवश्यकता इसकी है। और साइकिल पर बैठने लायक 2 ही आदमी इनके फिर जीत कर आने वाली स्थिति में है, जैसा लोकसभा के चुनाव के परिणाम में हुआ। 5 सीट परिवार की जीत करके आए थे, इसी तरह के विधानसभा के चुनाव परिणाम में भी आने वाला है, आप निश्चित रहिए। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के अनुराग भदौरिया ने कहा सच्चाई क्या है, अपने कैंडिडेट्स, ये परिवार की बात कर रहे हैं, जनता ये आदत यही समाजवादी पार्टी की अनुशासन बनता है, यही पहचान है। हल्ला बोल देना है, कहीं पर भी कहीं बैठेंगे हल्ला बोलना शुरू कर देंगे, अराजकता, गुंडागर्दी, यही समाजवादी पार्टी की मूल पहचान है। समाजवादी पार्टी इसी मूल पहचान के साथ और किसी टीवी डिबेट में इसी प्रकार का ये रवैया अपनाते हैं। हम हमसे अपेक्षा करेंगे, सबसे पहले इन्होंने कहा सभ्यता से बात करिए और किसी के बीच में मत बोलिए, और फिर लगातार बोलना शुरू कर दिया। आप ये बताइए कि 11 जिलाध्यक्ष बर्खास्त क्यों किए? आप जवाब दीजिए। आपने मैदान पहले ही छोड़ दिया,
आपने हार स्वीकार कर ली। आपकी पार्टी के नेता आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव जी को नेता मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आप अपने जिलाध्यक्ष बर्खास्त कर रहे हैं। जब मोर्चे पर सेना हो तो सेनापति बर्खास्त नहीं किए जाते हैं। चुनाव के दौरान आप अपने जिलाध्यक्ष को बर्खास्त कर रहे हैं, ये किस प्रकार की परिपक्वता है, ये किस प्रकार की राजनीतिक परिपक्वता है? देखिए, अखिलेश यादव जी को राजनीति में सीखने की जरूरत है। वो मुलायम सिंह यादव जी से राजनीति को सीखे। उनके पिताजी एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। मुलायम सिंह यादव जी राजनीति के दांव समझते थे, वो राजनीति के बारी बारी से बोलिए महाराज, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भदौरिया यादव जी राजनीति में अपरिपक्व। अरे ठीक नहीं है ये मिस्टर भदौरिया, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या ये ठीक नहीं है सर, प्लीज बात पूरी कीजिए। सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए लगातार इतना बोले सर, मन नहीं मारा, तीन सवाल के जवाब आपने दिए, सवाल पूछ रहा हूं, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया आपको? नहीं। हाँ बोलिए, पूछे। मतलब आप सरकार में, आप विपक्ष से ही सवाल पूछेगा। अरे अपना बताइए ना सर, इन्होंने नहीं ये बताइए ना, वो गिना रहे हैं सरकार के फेलियर्स, वो कह रहे हैं कोविड में दूसरी लहर ने सरकार को एक्सपोज किया। हम बता, ठीक है, पूछे। देखिए, मैं फिर इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोविड के मसले को राजनीतिक मसला न बनाया जाए। कोविड का मसला केवल उत्तर प्रदेश का या भारत का मसला नहीं है, कोविड का मसला विश्वव्यापी मसला है। और जिस तरह से पूरे भारत ने कोविड के साथ डील किया है, कोविड को हराने के लिए प्रयास किया है, भारत की जनता ने, भारत के डॉक्टर्स ने, भारत के कोरोना वॉरियर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, मीडिया ने, सबने जिस तरह के प्रयास किए हैं, उन प्रयासों की सब एक साथ एकजुट सराहना होनी चाहिए। और कोविड में जिस तरह से आज आप चाहे उदाहरण ले लीजिए ब्रिटेन का, चाहे उदाहरण ले लीजिए आप इटली का, चाहे उदाहरण लीजिए अमेरिका का, आज भारत तुलनात्मक रूप से कोविड से बेहतर लड़ा है उनसे। हमने देश में अपनी स्वदेशी वैक्सीन डेवलप की। आज 4 तरह की वैक्सीन भारत में लगने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों के बारे में सराहना नहीं करेंगे। एक बार घर से बाहर निकल करके कोविड पेशेंट की मदद के लिए बाहर नहीं निकले, राजनीतिक बैठकर आलोचना करना और सबों पर राजनीति करना, ये कितनी न्यूनता तक जाएगा, कितनी राजनीतिक गिरावट। राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार रामकिंकर सिंह को जरा दिखाइएगा। रामकिंकर, मैं एक सवाल जरा, क्योंकि आम आदमी के नजरिए से देखें तो योगी की लोकप्रियता कितना बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, योगी वो आप समझिए कि प्रचार मशीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कोलकाता से लेकर गुजरात कहीं भी चुनाव हो, योगी और योगी की लोकप्रियता और उनको चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है। योगी की लोकप्रियता कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। याद रखिए, पिछली बार चुनाव में किसी को नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। केशव प्रसाद मौर्य की वही महत्वाकांक्षाएं जो वो अध्यक्ष के तौर पर चाहते थे कि मैं सीएम बनूं, पूरी ना हुई, तो उनका गुस्सा भी थोड़ा सा दिखा है बीते दिनों। हालांकि फिर योगी जी उनके घर चले गए। योगी की लोकप्रियता ग्राउंड पर कितना बड़ा फैक्टर? समर्थ आपके पास, अगर आपने ये सवाल सुना हो, शायद रामकिंकर को आवाज नहीं जा रही है। समर्थ जी देखिए, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है और जिस तरह से कोविड पॉजिटिव होने के बाद जब वो नेगेटिव हुए और जब ऑलमोस्ट यूपी के सारे मंडल उन्होंने कवर किए, उन्होंने दिखाया कि वो कोविड काल में भी स्पॉट पर जाकर देख सकते हैं, परख सकते हैं चीज़ों को। जहां कमियां थी वहां सस्पेंशंस हुए हैं, जहां पर चीज़ें बेहतर थी वहां तारीफ हुई है और एडेड ऑन चीज़ें की हैं। हाँ, इस लहर में थोड़ा सा इनकी कमजोरी सामने आई, यानी कि पहली जब लहर आई थी तो यूपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, पर इस लहर में थोड़ा सा डगमगाए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पास लाइन लगी, वो रियलिटी है, वो किसी से छुपी नहीं है। पर उसके बाद जो कवर अप किया है योगी आदित्यनाथ ने एज अ सीएम फेस, जिस तरह से आए हैं मंडलों में जो स्पेशली गए हैं, उससे आरएसएस जो था और बीजेपी की जो हायर कमान थी वो काफ़ी इम्प्रेस थी। जब बीएल संतोष यहाँ पर आए, राधा मोहन सिंह यहाँ पर आए, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कोविड को जब कवर अप करने, यानी कि कोविड एक बार जो महामारी आती है उसको आप कैसे रोकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार थी और योगी आदित्यनाथ खुद एज सीएम क्योंकि वो स्पॉट पे गए तो वो सक्षम नजर आए। अगर आप पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो वो दिखे हैं। और ये लोकप्रियता, क्योंकि आपने जैसा बताया शुरुआत में वो सीएम फेस नहीं थे, केशव मौर्य ही प्रदेश अध्यक्ष थे, पर जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता विद इन टाइम इन 4.5 सालों में बढ़ी है, वो एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, यहाँ पर बीजेपी थोड़ा पिछड़ी है समाजवादी पार्टी से, पर ये जो चुनाव हो रहे हैं ये जिला अध्यक्ष के, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के हैं, ये देखने वाले होने वाले, क्योंकि 22 में ऑलरेडी अनअपोज बीजेपी आ चुकी है। एक इटावा जहां समाजवादी पार्टी है वहां भाजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, हालांकि इटावा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। पर आज जो बची हुई 53 सीट है, इशू ये है कि कोविड मुद्दा बनेगा या नहीं चुनावों का।
कोविड मुद्दा बनेगा या नहीं। कोविड और किसानों की नाराजगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, त्रिपाठी जी आप दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी जल्दी ले रहे हैं, वो इशू बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो कश्मीर में जो सिख लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा है उस पर रवि किशन को मैदान में उतार देते हैं। मतलब इशू जो है अपने हिसाब से बीजेपी डाइवर्ट कर लेती है। मैं मानता हूं कि कोविड राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोविड को राजनीतिक मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए। कोविड चूंकि किसी अगर केवल उत्तर प्रदेश में फेल्योर होता, उत्तर प्रदेश में केवल आया होता तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा सकता था, लेकिन कोविड की महामारी से पूरा विश्व त्रस्त हुआ है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने इसको रोकने का प्रयास किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रयास हुए, इसकी विश्वभर में सराहना हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल मदद करने की बजाय, लोगों के साथ खड़े होने के बजाय, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनके जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये घिनौनी राजनीति से परहेज करना चाहिए। कोविड एक ऐसी महामारी है जिसमें मानवता पर संकट आया था, सबको भदौरिया साहब का जवाब। वक्त की कमी है त्रिपाठी जी, वक्त की कमी है, दोनों से कमेंट लेना है मुझे, ठीक है। भदौरिया देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि उसने पूरे कोविड टाइम में अखिलेश जी गायब रहे, पूरे कोविड टाइम में मिस्टर अनुराग भदौरिया अखिलेश जी गायब रहे। मेरी बात पूरी हो जाए। पूरे कोविड, चूंकि कोविड से उत्तर प्रदेश की जनता बुरी तरह परेशान रही। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल तक सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को मूल मुद्दे से भटकाने के लिए लगातार इन्होंने अब नए नए मुद्दे, जाति धर्म के मुद्दे शुरू किए, लेकिन ये भूल गए ये उत्तर प्रदेश की जनता है। आप अच्छी तरह से जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव आते ही इनको धर्म और जाति के मुद्दे याद आ जाते हैं, जनता के असली मुद्दों को भूल जाते हैं। इसलिए जनता लेकिन अपने मुद्दों को याद रखते हुए इनको इस बार 2022 में इनको इनकी विदाई कर देगी और समाजवादी पार्टी इन हो जाएगी। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, जिसपे बीजेपी वालों को ही बैठा के घुमाएंगे, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साइकिल खराब हो गई थी क्या सर कोविड टाइम में? नेता विपक्ष के तौर पर हमने आपको तो कई जगहों पर देखा भी उतरते हुए मैदान में, अखिलेश जी नहीं दिखे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें 11 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है, 11 बजे से वोटिंग होनी है, 3 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। सेमीफाइनल से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहीं से मिजाज पता चलेगा यूपी में जनता का। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।